ओके, साउंड आ रहा होगा ठीक। तो भैया देखो, रेडी हो क्या? एक बार थोड़ा दम लगा के बोलो कि हमको भी एनर्जी आ जाए, बहुत दर्द है देह में। तो जोर से पहले दम लगा के बोलो कि ठीक हो कि नहीं हो, यस और नो। लास्ट पे बोलो यस और नो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो हो चुका है, हम लोग फिर से एक बार मैं खाली फटाफट बता देता हूँ क्या है। बेसिक्स हम लोग पढ़ लिए थे, टाइमलाइन, डायस्पोरा, ये सारा फलना डिगाना सब कुछ खत्म है। अब एक एक चीज दिमाग में चलते रहना चाहिए, पहली बात। दूसरा चीज हमने स्टार्ट किया था एक टर्निंग पॉइंट, यूरोप वाला। चर्च का अलग होना धार्मिक धर्म से, सुन पा रहे हैं, मतलब धर्म का अलग होना पॉलिटिक्स से। और उसके बाद फिर आ जाएगा डेवलप करना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना, पीस ऑफ वेस्टफेलिया, सिविल वार, सारा मामला ठीक है। अब हम उसके बाद एक दूसरा तीसरा टर्निंग पॉइंट। देखो मैं कैसे याद रखता हूं, तो मैं याद रखने के पीछे कारण क्या है कि तीन तीन कोई थीम याद रखो। जैसे आपको कोई रोड कैसे याद रखना है, तो आप क्या करते हो, बोल देते हो कि इस रास्ते में जाते हैं तो कोई आदमी कोई ब्यूटी पार्लर के नाम से दिमाग में रख लेता है कि उधर से आए थे तो ब्यूटी पार्लर वहां था। अपना अपना लैंडमार्क लोग बना लेते हैं। कुछ लोग बना लेते हैं आए थे तो देखे थे वो आदमी वहां पे था बैठा हुआ, अभी भी वहीं बैठा हुआ है, ऐसा कभी चांस होता है। तो लॉजिक क्या है कि उसी तरीके से हम दिमाग में तीन तीन चार चार चीज माइंड में बनाए हुए हैं, वही माइंड में काम करता है। तो पहला माइंड में वैसे बेसिक टाइमलाइन हो गया, दूसरा यूरोप का अलग जो धर्म और वाला, तीसरा जर्मनी का बनना। क्योंकि जैसे ही आपको एक बार याद आया कि जर्मनी का फॉर्मेशन और मेगा जर्मनी होना, उसके बाद पूरा कहानी शुरू हो जाएगा। क्योंकि जर्मनी जैसी बनेगा फ्रांस पे अटैक करेगा, फ्रांस पे अटैक करने के बाद फ्रांस अलायंस बनाना शुरू करेगा, फिर जर्मनी भी अलायंस बनाएगा, और 1914 में आते आते सर सारा मामला क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कौन होगा, बाल्कन कंट्री। बाल्कन किसके कंट्रोल में था, रसिया के। और जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करेगा, रसिया बचाने आएगा, तो रसिया के साथ ब्रिटेन फ्रांस भी आएंगे। क्या सुन पा रहे हो? और धीरे धीरे फिर कहानी आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड वॉर 1 में गेम चेंजर कौन होगा, एंट्री ऑफ यूएसए। यूएसए का एंट्री होना, और इटली का जो है इंटरेस्ट रहना लीबिया में कि हमको लीबिया चाहिए, और उधर मंचूरिया चाहिए था किसको, जापान को। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल ऐसे हुआ, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण ऐसा हुआ कि सर पता था पहले से ही कि वह पक्का वर्ल्ड वॉर 2 होगा, क्योंकि इटली जापान को नाखुश किया गया था और जर्मनी को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था। सुन पा रहे हो? तो वर्ल्ड वॉर 2 में पता था कि एक पार्टी इधर हो गया, एक पार्टी उधर, जापान पे बॉम्ब गिराना, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारा का सारा मामला रसिया से और अमेरिका का दोस्ती जो है दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाना, और कोल्ड वॉर का यहां से शुरू होना। ठीक है, कोल्ड वॉर शुरू होते होते आगे बढ़ेगा तो सर हर जगह देखने को मिलेगा कि वर्चस्व तो किसका ज्यादा है, रसिया का कि अमेरिका का? रसिया का। क्योंकि रसिया सर जहां जहां गया है डिप्लोमेटिकली वो जीता है, लड़ाई मिलिट्री नहीं हुआ है लेकिन आइडियोलॉजिकली जीता है। समझ में आ रहा है? और अब की बार रसिया 1991 में टूटने के बाद फिर वापस 2007-8 में चाइना को भी साथ लेकर बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो अब जहां तक मैंने कल बताया था ग्रीस और टर्की तक, ये देखना ये हो गया था, ये सब ये वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 डन। अब इसके बाद हम लोग ये वाला जो गन बोर्ड डिप्लोमेसी बोला था ना, कि जब रसिया ने रास्ता मांगा किससे, टर्की से, कि भैया मुझे नीचे रास्ता दे दो ताकि मैं मेडिटेरेनियन सी तक आ जाऊं और ताकि साउथ में बिजनेस कर लूं, उसका कोई दूसरा मोटिव नहीं था। तो अमेरिका चिल्लाते हुए आया, और चिल्लाते हुए आया तो सब टर्की बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, उसने रास्ता दे दिया। तो यहां पे भी जीत हो गया। अमेरिका का कहना था कि गन बोट डिप्लोमेसी करेगा रसिया, मतलब पहले तो बोट के लिए रास्ता मांग रहा है लेकिन बोट पे क्या लेके आएगा, गन, तो इसलिए हो जाएगा क्या, गन बोट डिप्लोमेसी। क्या सब सुन रहे हो? एक बार और बोले ऐसा ना हो। तो सर अब इसके आगे एकदम आगे बढ़ेंगे। तो अब जीतने के बाद मैंने बोला अमेरिका ने जितना सारा चीज बनाया, नाटो, सियाटो, एंजूस, सेंटो, साउथ कोरिया, ये सब घेरने का काम था। तो क्या अलायंस में अमेरिका हर किसी का भला चाहता था या रसिया को काउंटर करना चाहता था? रसिया को काउंटर करना चाह रहा था। वो दिखावे का कुछ और है और सर उसके बाद करने का कुछ और है। अब इसी तरीके से रसिया ने भी अपना एक वार्सो पैक्ट बनाया, लेकिन वार्सो पैक्ट बाद में रसिया सोचा ये सब बनाने से कोई फायदा नहीं है, अपना काम पे ध्यान देते हैं, और उसने अपना इकोनॉमी सुदृढ़ किया, आगे निकल गया। आप सोच के देखो, पहले इधर ध्यान से देखो, सीखा करो लाइफ में। अमेरिका चूंकि 100-150 साल किसी युद्ध में भाग नहीं लिया तो पावरफुल हो गया, क्योंकि अपने पे ध्यान दिया हो, अपने एजुकेशन पे, अपने हेल्थ पे, किसी से मतलब नहीं। वही काम वापस रसिया बाद में करेगा, और रसिया एक लेवल पे, चूंकि अमेरिका ज्यादा पावरफुल है, अमेरिका के इशारों पे सारा दुनिया चल रहा है, लेकिन अब जाकर रसिया एक अलग लेवल पे पावर बन गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये इतिहास गवाह है कि जब इंसान अपना सारा का सारा फोकस अपने पे लगाए, अपने डेवलपमेंट पे, तो फिर हर किसी से आगे निकल जाएगा। अगर आप दूसरे पे एनर्जी लगाएंगे कभी भी कुछ भी आपका होने वाला नहीं है। इसलिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अपने पे पूरा का पूरा फोकस करिए। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब मत रखिए, सारा का सारा काम छोड़ के अपना काम पे करिए, लाइफ बढ़िया हो जाएगा। उसके पहले मैंने एक बताया था डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या था? अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को, इधर खुद कम्युनिस्ट है और दूसरे को भी कम्युनिस्ट करे और फिर वो स्प्रेड करता चला जाए, तो क्या हो जाएगा, वो डोमिनो इफेक्ट। तो मुझे बात बताओ, रसिया भी डोमिनो इफेक्ट को कर रहा है काम, और अमेरिका भी डोमिनो इफेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सर
रसिया ने किसको बनाया? चाइना को। चाइना और स्प्रेड कर रहा है। अमेरिका ने किसको बनाया? नाटो बनाया। तो नाटो बनाया तो और सारे लोग स्प्रेड कर रहे हैं। आज यूक्रेन से लड़ाई चल रहा है, अमेरिका कुछ आया भी नहीं, नाटो के सदस्य ब्रिटेन को बोला जाके हस्तक्षेप करो, आगे हस्तक्षेप कर रहा है। तो सर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म यही दोनों लड़ाई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से बोले थे कि चाइना वाला पार्ट शुरुआत करना था। क्या सुन पा रहे हो? ये मैं बता चुका हूं भैया, ये आपके लिए समझ लेना बोनस है, बोनस। अगर इसके बावजूद रिजल्ट नहीं आया ना तो बोकस आदमी हो तुम, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि इतना बार एक एक चीज पढ़ने के बाद अगर नहीं दिमाग में घुस रहा है तो दिमाग में पहले कुछ भरा हुआ है, हस्क भरा हुआ है। हस्क जानते हैं? हस्क तो दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ है बल्कि हस्क भरा हुआ है। तो सर चाइना का स्टोरी है, हम थोड़ा चलेंगे तेजी में तो बैलेंस बना रहेगा। अगर धीरे से अच्छा ऐसे पढ़ाएंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे चाइना, जैसे कुछ लोग पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीका होता है। आज चाइना पढ़ेंगे। चाइना में पहले आया मिंग डायनेस्टी। अब ये जो है ना रिदम, ये रिदम बड़ा बवाल है। जो लोग पढ़ाते हो वो पढ़ा ले भाई, हमसे तो नहीं हो पाएगा। उसमें बच्चा भी सोचेगा हाँ सर मिंग डायनेस्टी पहले आया, उसके बाद किंग आया। हाँ ये जो है क्लास जो है, अच्छा अजीब सा नहीं हो जाएगा? कुछ लोग इतना स्लो पढ़ाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। सरकारी स्कूलों में आधा बात तो पेटे में रख लेता है, आवाजें नहीं आएगा, बोल देगा यहां पे गया था, वहां पे गया था, और इधर 2-3 बार सांस उठ लेगा, उसके बाद फिर छोड़ देगा। तो लॉजिक है कि सर एनर्जेटिक रहो, काम अच्छा रहेगा, दम लगाओ, एनर्जी को जो है अपना सही जगह पे यूटिलाइज करो। चुपचाप बैठने से एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होता है, ध्यान रखिएगा। काम करने से एनर्जी कम कंज्यूम होगा और चुपचाप बैठने से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। ये बहुत साइकोलॉजिकल प्रूवन चीज है। जो अपनी बैठ कर नहीं सोच रहे आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आराम तभी करिए जब आप थके हुए हैं, और बॉडी का ऐसा नियम है कि जब आप बहुत थके हुए रहिएगा ऑटोमेटिक आराम में चले जाइएगा। बहुत थका हुआ है तो बॉडी अपने आप को बैलेंस करेगा। क्या सिस्टम है सोच पा रहे हो? दिन भर आंख में धूल, कान में धूल पड़ रहा है। आंख में तो है तो सर उसके फॉर्म में सुबह में आप उठते हैं निकल जा रहा है कीचड़, कान का निकल जा रहा है, सब वेस्ट अपने आप बॉडी का निकल जा रहा है। यानी कि कितना ऑटोमेटिक चीजें है। तो जब आप थकोगे बॉडी अपने आप नींद मांगेगा, और जब आप पहले से ठीक हो और वापस सो रहे हो टेंशन हो जाएगा। फिर आपका बॉडी रिलैक्स मोड में है और आप वापस जबरदस्ती फिर सो गए। कुछ नहीं होता है, दिन सुता रात सुता, समय मिले तो और इस तो ये जो कुछ टाइप के लोग होते हैं उनका माथे दर्द करेगा, तो सर कुछ नहीं करेगा। इसीलिए बॉडी का नियम है कि खूब मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि रात में बिस्तर पर जाते जाते मोबाइल छूने की जरूरत ना पड़े, सीधा नींद पड़ जाए। और जिस दिन खूब मेहनत की रहोगे उस दिन मोबाइल भी उठाओगे तो मोबाइल 2 बार नाकुए पे गिरेगा 110%। उसके बाद आप फेंकिए दोगे 2-3 बार नाक पे, कम आंख पे, फिर ऐसे चौड़ा के उठोगे, उसके बाद फिर आंख को इधर करके। तो लॉजिक है कि मेहनत करिए, बॉडी का ऐसा सीक्वेंस है कि बॉडी अपने आप उतना रेस्ट ले लेगा। अब आप जाते हैं छठ में 2 दिन 4 दिन का छुट्टी होता है, 10 दिन पे आते हैं, उसके बाद आते हैं भौकाल टाइट करने, ना आंख दिखाई दे रहा है ना कान दिखाई दे रहा है। क्या किए पूरा दिन? खा के सोते हैं, और जितना खा के सोतिएगा उतना ही। अभी देखो पढ़ रहे हो ना धीरे धीरे तो अपने आप अच्छा लगने लगेगा, और जब नहीं पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए तेजी में चलते हैं। जिनको बता चुका हूं प्लीज तेजी में रिवाइव करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चाइना का है स्टोरी, एलाट हो, दम लगा एक बार जोर से, यस और नो। चाइना में 1644 तक, ध्यान से समझ लेना, एक डायनेस्टी का नाम था जिसका नाम था मिंग। क्या नाम था? मिंग। 1644 के बाद यहां पे ध्यान से समझना, उससे जब पहले मैंचूज एक है, मैंचूज जो है वो ट्राइब से जनजाति है और पहले से राज कर रहा था। अब उसमें ये राज तो कर रहा था, लेकिन आगे चलकर ये लोग देखा क्या कि भाई हमारा भी कुछ जो है स्कोप बन रहा है कि हम मिंग डायनेस्टी को हराकर अपना डायनेस्टी बना सकते हैं। ध्यान से समझना। तो ये लोग क्या किया, बॉर्डर क्रॉस किया, और बॉर्डर क्रॉस करके मिंग को खूब मारा और अपना पावर में आ गया, और अपना डायनेस्टी का नाम रखा किंग डायनेस्टी। क्या नाम रखा? किंग। तो पहले कौन सा डायनेस्टी था? मिंग। अब कौन हो गया? किंग। और किंग यहां क्यू वाला है, ध्यान रखना। तो किंग डायनेस्टी वेयर बुद्धिस्ट डिस्क्रिमिनेट द लोकल पीपल। अब चूंकि किंग डायनेस्टी का खासियत है कि ये बुद्धिज्म को करता है, और वहां का जो लोकल लोग है जैसे हैन चाइनीज वहां के लोकल लोग को बोल रहे थे, सुन पा रहे हैं? तो हैन चाइनीज का क्या है, वर्ड कम्स फ्रॉम हैन डायनेस्टी, और ये अलग लेवल पे काम ये लोग करते थे हैन डायनेस्टी वाले। इंटरेस्टिंग बात ये था कि देखो कोई भी बाहर का आदमी जब आप पे राज करेगा तो वो अपने हिसाब से कल्चर को ढालने की कोशिश करेगा ही करेगा, सिंपल सा बात है। तो लॉजिक है कि किंग डायनेस्टी आया तो हैन चाइनीज को परेशान करना शुरू किया कि भाई तुम ये मत करो, ये करो, ये करो। अब यहां से किंग डायनेस्टी स्टार्ट सप्रेसिंग हैन चाइनीज, एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे। अब तक ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, ध्यान समझना, आ चुके थे ब्रिटिशर्स। तो 1644 तक किसका राज था? फिर से बोलना, मिंग। और 1644 के बाद कौन आया? किंग। और ये जो किंग लोग हैं वहां के लोकल लोग को सप्रेस करते थे,
ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के बगल में ही कौन है? चाइना। मतलब इंडिया के बगल में कौन है? चाइना। तो ब्रिटिशर्स लोग चाहते थे कि भैया आराम से व्यापार करने दो, तो बार बार किंग डायनेस्टी के मतलब राजा को बोलते थे कि व्यापार हमको करने दो, बाकी हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुमको कब्जा करना है ना कॉलोनाइज करना है। क्लियर है? लेकिन देखो किंग डायनेस्टी वाले कौन से लोग थे? जो ट्राइब्स थे या फिर नॉर्मल लोग थे? ट्राइब्स थे, जनजाति थे। और जनजाति कभी भी इनवर्ड इकोनॉमी फॉलो करेगा, वो अपने में ही रहना पसंद करेगा, वो ज्यादा आउट बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद करेगा नहीं करेगा। तो सर किंग डायनेस्टी ने मना कर दिया कि बेटा हमारा ऐसा हाल है कि हम अंदर ही अंदर खुश हैं, हमको बाहर किसी से व्यापार उपार नहीं करना है। ब्रिटिशर्स को बात लग गया बुरा, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या है? एस्टैब्लिश पावर है। तो सर बड़े आदमी को जल्दी बुरा लग जाता है जब आप ना कह देंगे तो ब्रिटिशर्स को बुरा लगा। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा एक बार और रिक्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं माना। और जब नहीं माना तो उसके बाद दो चीजें हुई, ध्यान से समझना। क्या दो चीजें हुई? इसने जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने वहां के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको ओपियम जो है ना, ओपियम जो होता है, ठीक है, ये अफीम और ये नशा ड्रग्स सारा कुछ, ये उन लोग को लत लगाना शुरू किया। और इंडिया में तो ओपियम का खेती हो ही रहा था। क्या सुन पा रहे हो? आराम से दिया, लत लगाया। अब सर आप सोचो, देश का युवा को एक बार लत लगा दिया ओपियम का, डिमांड इतना बढ़ गया कि राजा प्रेशर में आ गया कि नहीं हमको गांजा दो। अब गजेड़ी नशेड़ी सबका क्या है? गजेड़ी नशेड़ी सबको क्या पॉलिटिक्स से मतलब है? घंटा कुछ मतलब नहीं है। जहां जाएगा वहां कसम कस उसको चाहिए, दूसरा कुछ नहीं मतलब है। शादी गया तेल लेने, इधर देख रहा शादी, उधर जयमाला हो रहा है, उधर अपना जयमाला कर रहा है। ये जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर यूथ लोग डिमांड इतना ज्यादा करने लगे कि किंग डायनेस्टी को थोड़ा सा मजबूर होना तो पड़ा, लेकिन फिर भी किंग डायनेस्टी स्ट्रांग रहा। बाद में देखा कि किंग डायनेस्टी जब नहीं मानेगा तो वार हुआ, और वार हुआ ओपीएम वार। और जाहिर सी बात है कौन जीतता? किंग जीतता कि ब्रिटिशर्स जीतते? ब्रिटिशर्स इसलिए जीतने का कारण था क्योंकि ब्रिटिशर्स को देखो पहले से सब कुछ इंडिया में आकर सारा कांड एक्सपीरियंस कर चुके थे। वो किंग डायनेस्टी को मारा। और सर यहां ध्यान से समझना, ब्रिटिशर्स जब किंग डायनेस्टी को हराया तो दो चीजें हुई। जब वो हरा रहा था और मार रहा था तो वहां के जो हैंड चाइनीज लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स को बोलना शुरू कर दिए कि हमरा के बहुत मार मारे लाई किंग डायनेस्टी। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा? सोने पे भागा कि सुहागा कि भाई हम आए थे खाली ट्रेड करने। अब हमको वहां के लोकल लोगों का सपोर्ट मिल गया क्योंकि लोकल लोग ही वहां के राजा को नहीं पसंद करता है। तो ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा आर्मी खर्च भी नहीं करना पड़ा, वहां के लोगों को समर्थन दिया, वहां के लोगों को वेपन हथियार सब दिया, लड़ाई हुआ, किंग डायनेस्टी क्रॉस करके खत्म। वहां पे दो ओपीएम वार हुए। सेकेंड ओपीएम वार 1860 में, एंड अंग्रेज जीत गए, लेकिन वे चाइना को कैप्चर नहीं किए, सिर्फ बोले कि हमें बस व्यापार करने दो, एंड जो आपका हांगकांग आइलैंड है ये सब कुछ, ये सब दे दिया। एंड देन लोगों पे चाइना का कैप्चर, ये मतलब कहने का लॉजिक क्या है? ब्रिटिशर्स चाइना को हरा दिया, उसका मकसद सिर्फ बिजनेस करने का था, उसका मकसद चाइना को कॉलोनाइज करना नहीं था। वो जानता था कि चाइना को कॉलोनाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसके पीछे कारण था। अरे उसको सारा रिसोर्स इंडिया में मिल जा रहा था और बगल में है चाइना, उससे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। तो ब्रिटिशर्स का क्या मकसद हुआ कि बस इधर, देन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सपोर्टिंग हैंड चाइनीज, डिवाइडेड रूल, सो किंग डायनेस्टी कोलैप्स इन 1911। 1644 तक किसका राज था? मिंग। 1644 के बाद कौन आया? किंग। और किंग डायनेस्टी को ब्रिटिशर्स हराया। फाइनली 1911 तक पूरा का पूरा किंग डायनेस्टी कोलैप्स हो गया। क्या सुन पा रहे हैं? तो 1911 तक पूरा मामला खत्म। इसको पढ़ना जा रहा जो रिवीजन फॉर एग्जाम है। मिंग डायनेस्टी रिप्लेस्ड बाय किंग डायनेस्टी इन 1644। Subsequently, Han Chinese were discriminated, and after Opium War, the Qing dynasty gave trade concession to Britain and gradually got weakened. By 1911, Qing dynasty collapsed. क्या समझ में आया? अरे जोर से बोलो ना। तो सर अब किसका राज है? ब्रिटिशर्स का एक तरह से इनडायरेक्टली राज है कि किंग डायनेस्टी का? ब्रिटिशर्स का। तो 1644 से 1911 तक आते आते मतलब पूरा का पूरा मिंग और किंग दोनों बर्बाद हो गया, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही शासन कर रहा है। कौन है? ब्रिटिशर्स, जो कि इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अब इधर देखो, जो हैंग चाइनीज लोगों को सपोर्ट किया था, कौन किया था? ब्रिटिशर्स। उन लोगों को बोला कि तू अपना पार्टी बना, तू अपना ऑर्गेनाइजेशन बना, तू अपना सरकार चला, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको क्या करने दे? व्यापार करने दे। क्योंकि हमको बस यहां से क्या है, टी ले जाना है, चाय कॉफी और ये सब कुछ लेके जाना है, सेल करने हैं, तो हमको वो काम दो, बाकी उसके बदले में तुमको हम नशा गजेड़ी नशेड़ी सब काम हम देंगे, तुमको क्या दिक्कत है? अब जरा आना पढ़ा जरा। 1911 किंग डायनेस्टी कोलैप्स, सो हैन चाइनीज स्टार्टेड अग्रेसिव नेशनलिज्म। अब सर किंग डायनेस्टी खत्म हुआ, हैन चाइनीज अपना विरोध और प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया क्योंकि सरकार बनाना था। लेकिन सर इसमें दो लोग हुए, ध्यान से समझना। ये लोग मिलकर एक पार्टी बना जिसका नाम था KMT पार्टी।
कौन सा पार्टी? केएमटी। और केएमटी पार्टी जैसी बनाया गया, इसको चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं। लेकिन यहां 1917 में पार्टी बन रहा है। 1917 तक लोग रशियन रिवॉल्यूशन से काफी प्रभावित हो चुके थे। इधर देखो, तो रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित हो चुके थे 1917 तक। तो इसका मतलब है कि रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसने इस तरीके से क्रांति करी थी कि सत्ता पलट और तख्ता पलट कर दिया। तो चाइना को भी लगा, अरे चाइना बगल में तो है रशिया के, उसको भी लगा कि जब वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। तो सर याद रखना, पार्टी बन रहा है केएमटी। अब जब एक पार्टी बनेगा तो उसके कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो उसके समर्थन में होंगे, कुछ लोग अपोजिशन में होंगे, यस और नो? तो सर 1921 में एक और पार्टी बन रहा है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो अब चाइना में दो पार्टी बन गए, एक बन गया केएमटी पार्टी और एक बन गया क्या? सीपीसी। मैंने बार बार बोला है, जब जब कम्युनिस्ट पार्टी होगा वो हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, यही सब की बात करेगा। कम्युनिज्म का लड़ाई हमेशा गरीब मजदूर से ही होगा, सुन पा रहे हैं? और केएमटी पार्टी का दूसरा मकसद है, केएमटी पार्टी जो है ये थोड़ा सा फर्स्ट क्लास पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा रिच पार्टी है, धनी मनी पार्टी टाइप है, उसके पास पैसा बहुत है, बहुत हड़पा है, समझ में आ रहा है? तो कांग्रेस क्या है, थोड़ा सा शहरीकरण या बड़े लोगों को अप्रोच जैसे करेगा। बीजेपी पार्टी जब शुरुआत में बना तो गरीबी पार्टी से बना है, वो सब मजदूर वाले, हाफ पैंट वाले, आरएसएस वाले। तो सब जो है, कहीं पैसा नहीं था, आरएसएस कोई कोड नहीं है, पैसा नहीं था तो हाफ पैंट सिलाया, फुल पैंट में ज्यादा कपड़ा लगता। तो जितना में फुल पैंट में तो क्या हो, फुल पैंट में एक जितना कपड़ा लगेगा उतना में 2 या 3 को हाफ पैंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं बगल से कहीं कर लिया, चट्टी उट्टी, कलर भी देखो चट्टी टाइप है कि गंदा भी ज्यादा नहीं हो, झंझट भी काम हो। खाकी इसलिए भी तो होता है कि गंदा ज्यादा नहीं हो, उसके और भी कारण होते हैं, लेकिन खाकी का एक कारण ये भी है कि गंदा नहीं हो, क्योंकि पता है पुलिसवा सब एक बार भर्ती हो जाएगा तो सब साफ करने वाला नहीं है। इतना लेजी पुलिस सब हो जाता, पेट इतना बड़का बड़का निकल गया है। सुबह उठेगा उसके कभी क्वार्टर में जाके देखिएगा, लगेगा कि ऐसा साल भर में कभी झाड़ू नहीं लगा है, साल भर झाड़ू नहीं लगा है। इससे जो आदमी साफ सुथरे रहता है उससे शादी मत करना, जीवन बर्बाद कर देगा तुम्हारा। वो भाई जो भी है ना प्रॉब्लम होता है सारा कुछ अपने बेड़े पर रख देगा। देख लेना, घर में जो लड़का होता है, स्पेशली अगर भाई है आपका, तो सारा कुछ बिस्तर पे रखेगा। अब बहन उसको गरिया गरिया के सिखाते रहेगी, समझ में आ रहा है कि कब सुधरी ना रहे, कब, सारा कुछ बिस्तर पे रहेगा उसका, ऑब्जर्व कर लेना आप। और बहन जो है एकदम प्रॉपर तरीके से सब कुछ रखेगी। फिर आएगी जिस दिन उसका मूड बिखरा, उस दिन ना भाई का काम आएगा, ना बाप काम आएंगे, ना कोई काम आएगा, उस दिन सब के सब बाहर, तो आज मूड गर्म बाहर। तो लॉजिक ये है कि थोड़ा साफ सफाई रखो यार। ठीक है? तो 1911 में ये अगर किंग डायनेस्टी कोलैप्स नहीं होता तो केएमटी का निर्माण नहीं होता। इधर देखो, हैंग चाइनीज, आप सोच के कॉमन सेंस से देखो कि सीपीसी पार्टी पहले बना होगा कि केएमटी। एक नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के सोचो, केएमटी इसलिए बना होगा क्योंकि देखो इनके पास पैसा है और ये पढ़े लिखे लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं। तो इनका क्या है, जो शहर में रह रहे हैं लोग, ये थोड़ा सा सेल्फिश टाइप ज्यादा होंगे। और गांव के लोग भी सेल्फिश टाइप होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है। लेकिन कम से कम आप जाइएगा तो डगरा में चीनी ये सब मिल जाएगा, फिर हमारे पिसाई तो हम दे दें, आटा उटा होता नहीं है कि पिसाई तो दे दें। शहर में क्या है, वो काम ही नहीं चलता, शहर वाले अमेजन से मंगा लो, बात खत्म है। तो ये शहरी आदमी जो है, पीपल ऑफ अर्बन एरिया, ये जो है अपना जो इकट्ठा और क्रांति शुरुआत की है पहले शहर में किए, और शहर से तब किसके तरफ बढ़े, गांव के तरफ। और गांव का एक अलग लेवल का काम है। गांव के लोग जल्दी, बाहर के लोग आएंगे तो उसको रिस्पेक्ट तो देगा, लेकिन जब बाहर के लोग वोट मांगेगा तो कहेगा ना ये हमरा लगे ना रहलन, हर दिन ये निरहुआ काम आवले, हर दिन हमरा लगे ही रहले, घूरा बैठ के तापले साथे। तो गांव के लोग भी देखता है कि निरहुआ काम आई, बाहर बहरिया काम ना आई। तो लॉजिक क्या है, ये लोग शहर में इकट्ठा किए, अब इसके बगल में गांव के लोगों ने अपना अप्रोच शुरू किया। तो दोनों पार्टी में फर्क क्या था, एक पार्टी शहर से शुरू हुआ, कहां तक गया, गांव तक, और दूसरा सीपीसी जो कहां से शुरू हुआ, गांव से शुरू हुआ और शहर की तरफ बढ़ा। तो सर ये जो है अपोजिशन अप्रोच, फर्स्टली रूरल एरिया, फिर अर्बन, और यहां से दोनों में होगा घमासान। तो मुझे बताओ ये सिविल वार होगा कि वर्ल्ड वार होगा? क्योंकि जब भी कभी एक कंट्री में लड़ाई हो तो सर केएमटी और सीपीसी के गजब का लड़ाई हुआ, एंड देन यहां पे सिविल वार स्टार्ट हुआ, और फाइनली जब कोई बाहरी अटैक करता है तो ये लोग सब आ जाते हैं। देखो चाइना का बड़ा एक खासियत है, ये आपस में लड़ेगा खूब। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं गांवों में जो भैयाओं सब खूब आपस में लड़ता रहेगा, और कोनो बाहर से जो अगर कुछ किया वो सब भैया मिलकर पहले कूचेगा उसको, बाद में जो होगा देखिएगा पहले सब इकट्ठा हो जाएगा, कस के कूच काच के, उसके बाद फिर आपस में लड़ेगा, लेकिन पहले उसको कूचेगा। चाइना का भी कुछ वैसा ही सीन है, आपस में दोनों लड़ रहा है, लेकिन जैसे कोई बाहर से अगर उंगली किया ना सर, इसके बाद मरोड़ के उसके बाद अपने हिसाब से, अब देखो उधर मार के भगा दिया और फिर दोनों को मिलकर अपना शुरुआत कर दिया। यहां सेम हुआ केएमटी और सीपीसी में। फाइनली इधर देखना ध्यान से, मैंने बोला था एक बार कि इस दुनिया में कोई क्रांति
कोई पार्टी बिना पैसे का नहीं चलता है। नो रिवॉल्यूशन, नो मूवमेंट, नो एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रन विदाउट पैसा। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मूवमेंट क्रांति के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सर केएमटी शहरी वाला आदमी था तो इसके पास पैसा तो होगा, हो सकता है क्योंकि शहर में रह रहा है, चांसेस ज्यादा है, यस और नो। लेकिन क्या सीपीसी के पास चांसेस ज्यादा है कि इसके पास पैसा होगा या नहीं होगा? चांस है क्या? नहीं। तो सीपीसी गरीब वाला बात कर रहा है, पहले ही गरीब वाला। तो केएमटी चूंकि शहर में रह रहा है तो इसका अप्रोच कैपिटलिस्ट वाला होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा शहर में जो रह रहा है थोड़ा प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, यस नो। गांव में ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे लोग। तो ये थोड़ा कैपिटलिस्ट अप्रोच है। तो मुझे बताओ इसको सपोर्ट अमेरिका करेगा कि रसिया करेगा? अमेरिका करेगा, यस नो। और ये जो सीपीसी है चूंकि इसका गरीब और यहां से शुरू हो रहा है तो इसका थोड़ा सा कम्युनिज्म वाला अप्रोच है। जिसको सपोर्ट कौन करेगा? अमेरिका या रसिया? यानी कि फिर चाइना में दोनों भीड़ गए, कौन कौन? अमेरिका, रसिया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सीपीसी जो है ऑटोमेटिक सपोर्ट करने के बाद दो चीजें हुई। फर्स्ट क्या कि सर अगर सीपीसी की बात करेंगे तो इसको सपोर्ट रसिया से मिला, एंड फाइनली कोल्ड वॉर में कौन जीत गया? रसिया। तो एग्जैक्टली अगर समझोगे तो केएमटी और सीपीसी का पार्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला टाइप है। समझ में आ रहा है? तो केएमटी और सीपीसी का मामला में फाइनली कौन जीतेगा? सीपीसी। अब यहां पे मुझे बताओ कि कोल्ड वॉर के अंदर कौन जीता? रसिया फिर से जीता या फिर चाइना जीता? एग्जैक्टली रसिया कि अमेरिका? रसिया। एंड देन ये आपको दर्शाएगा कि दो चीजें यहां से हुई हैं। सबसे फर्स्ट कि फॉर द फर्स्ट टाइम रसिया डोमिनेंट कोल्ड वॉर में जिस तरीके से कर रहा था उससे और ज्यादा कर रहा है, और अब की बार सीपीसी में एक ऐसा पावर आ चुका है जो बिल्कुल रसिया के नक्शे कदम पे चलने वाला है। इधर देखो, तो फाइनली कौन जीतेगा? केएमटी या सीपीसी? सीपीसी। तो अब इसके बाद वाला अप्रोच देखिएगा तो थोड़ा चेंजेस आएगा। फर्स्ट टाइम देखिएगा 1920 से 25 इंटर वार पीरियड, सो चाइना पार्टीज वेयर सपोर्टेड बाय आउटसाइडर्स। इस दुनिया में याद रखना दो चीज। सबसे फर्स्ट पूछ लीजिए क्या है पूछ लीजिए। तो इस दुनिया में दो चीजें इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। जब आपकी लड़ाई हो ना तब तक ठीक है, अगर लड़ाई जब हो बाहर के लोग जब उसमें हस्तक्षेप करने लगे तो फिर दो चीजें हैं सर, ध्यान समझना। फिर लड़ाई आपका नहीं रह जाता है। इधर देखो, केएमटी पार्टी वेयर सपोर्टेड बाय यूएस और यूके। आप अपने घर में लड़ाई हो आपस में ही सुलझा लो, बाहर वाला सुलझाने वाला कोई आएगा ना तो पूरा घर बर्बाद करके जाएगा, ये ध्यान से समझिएगा। इसीलिए जब भी कभी अपना लड़ाई हो तो उस हिसाब से काम निपटा लो। ये लोग आपस में निपटाए नहीं और बाहर सपोर्ट चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, केएमटी को अगर सपोर्ट किया होगा यूएसए तो क्यों किया होगा? उसका सबसे फर्स्ट कारण क्या है कि सर बाहर से पैसा दे रहा है केएमटी को, और सीपीसी को पैसा कौन दे रहा है? रसिया। तो लड़ाई भले केएमटी और सीपीसी का है, लेकिन एग्जैक्टली क्या लड़ाई केएमटी सीपीसी का है या फिर लड़ाई चाइना सॉरी यूएसए और रसिया का है? यूएसए और रसिया का है। एंड देन कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है। अब आना जरा आगे। ड्यू टू एक्सटर्नल सपोर्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ, द सिविल वॉर बिकम्स मोर इंटेंस एंड एंडेड इन 1949। 1949 में आते हुए पूरा का पूरा सिविल वॉर हो गया खत्म। और सिविल वॉर खत्म होने के बाद दो चीज हुआ, याद रखना। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 47। और सीपीसी पार्टी जीत रहा है कब? 1949 में। और जीतते जीतते अब रसिया को इस तरीके से लगा कि एक बैकबोन सपोर्ट मिल गया। जैसे देखो, एक फादर को, ध्यान से समझना, सबसे बड़ा अच्छा काम क्या होता है? जब उसका बेटा अगर किसी पोजीशन पे पहुंच गया, लेट से आईएएस बन गया, तो फादर रिलैक्स हो जाता है पूरी तरीके से कि अब हमारा जिम्मेदारी यहां से हुआ खत्म, अब तुम भैया बेटा तुम संभालो, हम चले कहां? तीर्थ यात्रा पे। और देखना अधिकतर गार्जियन इसी फिराक में रहता है कि बस एक बार तू निकल जाओ, उसका सीधा बोलता है तू निकल जाओगे हम खाली घूमम, तू घर संभालना। समझ में आ रहा है? इसको बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। तो हर कोई, हालांकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से नहीं छुटकारा पाना चाहिए अचानक से एकदम से, लेकिन फिर भी बात तो ही है कि वो होता है। इधर देखना, रसिया सोचा एक हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिला है जो दिमाग खराब करके रख देगा अमेरिका का, चाहे किसका ब्रिटेन का, चाहे किसी का भी, इसका ऐसा का तैसा करके रख देगा। सो सीपीसी के बाद ड्यू टू एक्सटर्नल सपोर्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द सिविल वॉर बिकम मोर इंटेंस एंड एंडेड इन 1949 एंड 1949 में सीपीसी वॉन एंड केएमटी सेटल इन ताइवान। इधर देखना, केएमटी कहां भाग रहा है? ताइवान में। और ताइवान में जाकर एक अपना नया बेस बना रहा है। और बेस बनाने के बाद क्या कर रहा है? ध्यान से समझना। बेस बनाने के बाद मैंने बोला था कि ताइवान का पुराना नाम था फॉर्मोसा। क्या नाम था? फॉर्मोसा। तो ताइवान का अगर पुराना नाम फॉर्मोसा है, इसका मतलब केएमटी का कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पावर एरियाज चाइना है कि ताइवान हो गया है? चाइना की ताइवान। तो केएमटी का अब बेस कहां बन चुका है? ताइवान में। और सीपीसी का बेस कहां है? चाइना में। इधर देखो, आज भी ताइवान बार बार बोलते रहता है, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। उसको चाइनीज ताइपे बोलते हैं, ध्यान से समझना।
चाइना बोलते रहता है कि हमार बाड़ा, ताइवान चाहता है हम इंडिपेंडेंट रहें, और इसी में मदद करने के लिए अमेरिका भी आता है आज भी। क्यों आता है? क्योंकि केएमटी वाले लोग हैं जिनको अमेरिका पहले सपोर्ट किया था, आज भी सपोर्ट उनको कर रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर ये सेटल हुआ इधर। अब सीपीसी जब जीतने के बाद सीपीसी वॉन, हेंस चाइना बिकम्स कम्युनिस्ट कंट्री एंड देयर, एक मिनट रुक जाइए तो थोड़ा देखिए, एक मिनट। हाँ बताइए क्या है? क्लास करने के लिए तो आप मुझे आधा घंटा अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर टाइम है तो आधा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लास में फिर बात करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए सॉरी, तो उसके बाद यहाँ एग्जैक्टली ध्यान से समझना, सीपीसी वॉन, हेंस चाइना बिकम्स कम्युनिस्ट पार्टी एंड देयर मॉडल वाज सिक्योर देयर पेरिफेरी एरिया। इधर देखना, सीपीसी का एक मेन मकसद बहुत अच्छा क्या था कि सीपीसी जीतते ही बोला कि सबसे पहले जितना भी बॉर्डर एरिया है उन सारे बॉर्डर एरिया को पहले कैप्चर करो। अच्छा देखो, चाइना का इतिहास देखो कैसे जन्म हुआ है, सिविल वार से या वार से? मतलब सिविल वार से। जिस देश का इतिहास ही वैसा रहा हो वो हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करेगा कि शांति की बात करेगा। इसीलिए जब कभी देखना, जब रिलेशंस बनते हैं और जब भी कभी शादियां होती हैं तो उसमें बैकग्राउंड पूछा जाता है। क्या बैकग्राउंड पूछा जाता है? कि ये क्या है, फिर फलना डिगाना क्या है, क्यों? उससे आइडिया लग जाता है कि अरे पता चला इसका दादा तो भाई डाकू था। अब जैसे ही पता चला कि दादा डाकू था तो अधिकतर लोग क्या है, रिलेशंस क्या है, इस तरह से नहीं जोड़ना चाहेंगे। इसके पीछे है लॉजिक, हालांकि लॉजिक जो लोग देता है वो गलत लॉजिक देता है, लेकिन फिर भी लॉजिक है। अब जैसे मैंने बोला कि आईएफएस ऑफिसर जब आप बनोगे तो उसमें एक साल पूरे देश के बारे में खाली पढ़ा जाता है कि कोई देश का निर्माण हुआ कैसे। समझना ध्यान से, आप विदेश सेवा में गए, आपको पूरा एक साल जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होगी सिवाय इस बात के कि आपको वर्ल्ड के सारे कंट्री का इतिहास पढ़ना है कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। आज तक देखो सब कुछ सटीक चल रहा है। अमेरिका का निर्माण जिस तरीके से हुआ उसका भी निर्माण हुआ आपस में अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, और भयानक रिवॉल्यूशन से हुआ, प्रॉफिटेबल और सारा चीजें से हुआ। आज भी अमेरिका सिर्फ प्रॉफिट सोचता है। चाइना का निर्माण लड़ाई झगड़े से हुआ, आज भी लड़ाई झगड़ा, वो कोई शांति उंति का बात ही नहीं करता है। रसिया का निर्माण जिस ढंग से हुआ है वो एक ऐसे ढंग से हुआ है कि सुदृढ़ तरीके से, मतलब पहले से वो सुदृढ़ था, उसके बाद चीजें हुई हैं। तो रसिया आज भी बैलेंस अप्रोच रखता है। अब इंडिया का निर्माण देखो, हमारे इतिहास है हनुमान जी रामायण टाइप वाला, इमोशंस वाला कंट्री, तो हम जल्दी किसी पे मारपीट करते ही नहीं। इनफैक्ट हम धोखा खाना पसंद करेंगे, जल्दी धोखा नहीं देते हैं। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करो, पर्सनल लाइफ नहीं। पर्सनल लाइफ में तो आपको पता है कि आप क्या करो नहीं करो भगवान जाने। तो लॉजिक यही है कि सर केएमटी और सीपीसी का सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि सीपीसी जीतने के बाद सबसे मिर्च ज्यादा किसको लगा होगा? अमेरिका को लगा होगा कि रसिया को? अमेरिका को। अमेरिका को लगा दादा एगो कम था कि दूसरा आ गया। सुन पा रहे हैं? और दूसरा आ गया, इसका मतलब सारा मामला जो है अलग लेवल पे काम चल गया। तो देखिए, सो फाइनली देयर मॉडल वाज टू सिक्योर देयर पेरिफेरी। इसलिए चाइना ने जिनजियांग, यूनान, तिब्बत, इन तीनों को जबरदस्ती एक्वायर कर लिया। इसलिए यूएसए गेट इनसिक्योर। यूएसए क्या खुश होगा कि इनसिक्योर होगा? इनसिक्योर होगा। यूएसए गेट्स इनसिक्योर एंड स्टार्टेड सेइंग दैट चाइना विल स्प्रेड कम्युनिज्म, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या था? अरे भैया जाग जाओ, जाग जाओ, थोड़ा जाग जाओ। तो डोमिनो इफेक्ट क्या था? अगर एक कोई कम्युनिज्म है तो दूसरे को भी क्या करेगा? कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा इसके नीचे आ जाओ। एंड सब अलायंस यूएसए ने बनाया एंड जो सियाटो। अब जानबूझकर सियाटो वगैरह बनाया, मैंने बोला कि रसिया और चाइना दोनों को काउंटर करने के लिए बनाया। इधर देखो, मैंने कल भी बोला था कि नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ, डेट याद रखना ये वाला, कब हुआ? 1949। और चाइना कब आजाद हो रहा है? 1949। तो सर जानता था कि 1949 में अगर चाइना आजाद हो रहा है, इसके अलावा चाइना भी अब दूसरे को कम्युनिस्ट बनाने की कोशिश करेगा, तो 1949 में वो काम करना शुरू कर दिया, उसको घेरना शुरू कर दिया। सुन पा रहे हैं? तो यहां तक हमने ये पढ़ा कि शुरुआत में सबसे पहला कौन सा डायनेस्टी था? मिंग। मिंग के बाद कौन आया? किंग। किंग के बाद कौन आया? दो पार्टीज, केएमटी और सीपीसी। बोलते रहना, जीता कौन? सीपीसी। सीपीसी फाइनली जीतने के बाद कम्युनिज्म स्प्रेड करना शुरू कर दिया। एंड नाउ अब मुझे बताओ, पूरे कोल्ड वॉर में कौन ज्यादा पावरफुल हो रहा है? रसिया की अमेरिका? रसिया। और रसिया अगर पावरफुल हो रहा है तो इसका मतलब कुछ क्या है? सिंपल से एक बात है कि सर अमेरिका सबसे अभी ज्यादा इनसिक्योर है। और अभी तक देख के चलो, अभी तक प्रेजेंट सिनेरियो में भी अगर अभी तक ध्यान दोगे तो अभी भी रसिया ही डोमिनेंट चल रहा है। अमेरिका अभी पूरे, क्यों जानबूझ के हर जगह अमेरिका उठा के टांग चलाता है? उसका आदत है। जहां कहीं भी होगा, यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, देखो है कहां हूं, फिर भी दौड़ के मैं पीछे, मैं आगे, मैं सब मैं आगे पहुंच जा रहा है। ध्यान से समझना,
क्योंकि उसका आदत है। कुछ लोगों का टंगड़ी लगाने का आदत होता है, कुछ लोगों का आदत होता है हर काम में आके पूछने का। गांव में ऐसे ज्यादातर लोग प्राणी पाए जाते हैं, तो नहीं जैसे गांव में देख लेके फलना का बेटा खैनी खाता, अभी हल जोत रहा है अपना, बैल हल सब छोड़ के पहले दौड़ के पहुंचेगा, ऐ सुनो ना तोहर बेटो खैनी खाता। भाई साहब अपना काम छोड़ छाड़ के बताने, उसको इंटरेस्ट किस बात में है कि खैनी गा रहा है, और उसके बाद उसको बोलेंगे तो सुनाएगा कस के, तो इसको एकदम कलेजे को ठंडक मिलेगा। अब मान लो कहीं बाप निकला कहीं डेंजर का, हाँ हमरा पता बा पहले से, अगर बाप अगर बोल दिया कि हमें पहले से पता बा, समझदारी थोड़ा सा दिखाया अगर, तब सोचो सर इसको कितना बुरा लगेगा। तभी किसको सुनाएगा? बेटा नहीं, बापे को सुनाएगा, क्वेश्चन बाप बड़ा मर दे। अब वो जो है उसको मकसद उसका क्या है, किसी को सुधारना है कि सिर्फ इंटरेस्ट लेना है? इंटरेस्ट लेना है। उसको किसी ना किसी को बोल के इस बात को नीचा दिखा देना है कि तुम्हारा जो औकात है, तुम्हारा जो बेटा है, तुम जो हो वो नीचा हो, बेकार हो, रद्दी हो, हम अच्छे। उसका मकसद सिर्फ यही है। क्योंकि अगर वाकई सुधारने का मकसद रहता तो उस बेटे को देखा तो उसी को बोल देता कि भाई देख अच्छा बात नहीं है, तेरा मर्जी है तू खाना खा, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, ये बोल देता, ये अच्छा अप्रोच हुआ। लेकिन उसके गार्जियन को बोलना मतलब क्या? इसको रस चाहिए, रस, और ऐसा रस चाहिए जिससे कि ये प्रफुल्लित हो जाए। अपना काम छोड़ के आया है, अब थोड़ी देर बाद इधर से उधर से दौड़ के, आपको लगता है इधर से दौड़ के जाएगा वो? इधर से थका हारा जाएगा कि हम आए थे सुना नहीं, हमको जो है काम खराब कर दिया। तो सेम चीज जो है ये मामला इस तरीके से हुआ। तो ओवरऑल अगर बोलेंगे तो अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है, और अमेरिका जहां कहीं भी इस दुनिया में लड़ाई होगा उसका स्टेटमेंट आ ही जाएगा। आप देख लें, उसको कौन ने पूछा नहीं है, बिन बुलाए बाराती है ये। यूक्रेन में लड़ाई होगा, बोलेगा हम चाहते हैं हस्तक्षेप करें। भारत और जो कश्मीर का विवाद जो चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कह रहा है बीच में अगर भारत चाहेगा तो हम इधर से पक्का एक दूसरा पार्टी बनेगा। कह रहा है चुपे रहो ना तो मुंह में श्री लेदर और सारा कुछ जाएगा। ध्यान से समझना, वो बोल रहा है क्यों, उसको समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। क्योंकि सर इंडिया बोला ये हमारा है, हमारा जो है आपसी का मामला है, इसमें आप थर्ड पार्टी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका का आदत है, वैसा ही बना है वो। चाइना का भी आदत वैसा ही है, लेकिन चाइना की एक खासियत भी है, चाइना जल्दी दूसरों के मैटर में नहीं बोलेगा। चाइना जल्दी दूसरों के मैटर में नहीं बोलेगा, लेकिन जब उसको छेड़ोगे अगर तो छोड़ेगा भी नहीं। वैसा ऐसा कार्टून बना दिया था कि अमेरिका को कुछ कुत्ता दिखा दिया, इंडिया को कुछ और दिखा दिया, ब्रिटेन को कुछ और दिखा दिया, अलग अलग दिखा दिया, मतलब अलग अलग तरीके से। तो चाइना जब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है तो कार्टून से निकालेगा, समझ में आ रहा है। बाकी जो है अमेरिका वो फ्रस्ट्रेशन कार्टून से नहीं निकालेगा, वो डायरेक्टली कूद दिया जाएगा वार में। और वो जानता है पहले से इतना हथियार बना के रखा है कि जहां वार देखता है हाई लो टेस्ट करो आगे के पीछे, वो अलग अलग टाइप का हमेशा जो है बंदूक बना के रखा रहता है। दुनिया में जितना भी अलग अलग टाइप का आता है, न्यूयॉर्क के सब कुछ मेड इन अलग अलग आता है, तो सर वो बना के हमेशा रेडी रखता है, जहां वार हुआ टेस्ट करवा लिया कि आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है। इसी तरीके से एक नया कांड हुआ वियतनाम। चाइना का स्टोरी यहीं तक समाप्त है, बाकी चाइना के डिटेल इनको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बाकी आगे आएगा। सुन पा रहे? तो भैया चाइना अब पूरी तरीके से, जिन लोग का भी छूटा उठा था वो चाइना पूरी तरीके से कवर अप है। अब प्लीज समझना एक बात, वियतनाम का स्टोरी चल रहा है, और मुझे बात बताओ अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कोल्ड वार पढ़ रहे हैं कि पोस्ट कोल्ड वार पढ़ रहे हैं? कोल्ड वार। अभी तक कोल्ड वार में जीत किसकी हुई है? रसिया की जीत हुई है। क्लियर है यहां तक? अब रसिया की जीत होने के बाद वियतनाम में भी फिर देखो रसिया ही जीतेगा। अब आप जैसे आदमी हैं, ध्यान से समझना, दो लोग हैं, आप चाहते हैं इसको हराना, पूरा दम लगाए हुए हैं, और लास्ट मोमेंट पर जाते जाते वो जीते जा रहा है। मतलब फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, खूब आप दौड़ रहे हो, खूब कर रहे हो, लेकिन अंतिम तक जाते जाते वही जीत जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन भयंकर वाला होगा कि भाई यार एक बार दो बार नहीं, 6-6, 7-7, 8-8 बार जो है बार बार जा रहे हैं वहां पे और अंतिम में हार जा रहे हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ ना कुछ भयंकर डिसीजन तो लीजिएगा। अरे हाँ ना, अब अमेरिका तमतमाया हुआ है पूरा कि भाई इसका क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नया मुद्दा उठाएगा, और वो मुद्दा होगा फिर से अफगानिस्तान का आगे चल के। तो यह देखो वियतनाम में सबसे पहले, वियतनाम पता है ना एशिया के अंदर, वियतनाम का राजधानी वैसे क्या पक्का ना? एरा ट्रा करो, जैसे वियतनाम पूछते कुछ तो नींद खुलता है, कहा सर जी नींद में से उठिए, जगे रहिए। तो वियतनाम किसके कंट्रोल में था? देखना, फ्रांस के कंट्रोल में। यानी कि फ्रांस देखो कहां है, यूरोप के अंदर, वियतनाम है एशिया में। फ्रांस फिर भी कब्जा करके रखा हुआ है, और मैंने आपको यह बात पहले भी बताया था कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में राज फ्रांस का था, और म्यांमार वाला पार्ट में किसका राज था? ब्रिटिश शासक का था। तो यह ध्यान से समझना, जब ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया इंडिया को, एट दैट टाइम फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को।
क्या सुन पा रहे हैं? अगर मैप की बात करते हैं ध्यान से, तो एशिया में जो क्षेत्र है इंडिया के, अब जस्ट इधर आते हैं तो ये आपको लाओस, वियतनाम वगैरह मिल जाएगा। जो लोग चूंकि अगर नहीं जानते हैं या कुछ भी, तो मैप है, बहुत दिन हो गया हुआ है देखे हुए, तो एक बार निहार लो, फिर आगे चल लेंगे, नहीं तो समझ में और मजा नहीं आएगा। मैप वैसे सबको ध्यान में तो है ही। अच्छा, इस पर दिख रहा है ऐसे? अरे यार, ये तो क्या बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। चलो ध्यान से देखना, ये देखो ये वाला है, बस एक बार समझ लो क्योंकि आज कुछ अलग बता। ये जो है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये जो है ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इंडिया के इधर साइड वाला क्षेत्र पे किसका राज है? ब्रिटिशर्स का। इनफैक्ट चाइना पे भी राज तो है ही, क्योंकि सर किंग को डायनेस्टी को हराया ही है। अब जरा थोड़ा सा ना ध्यान से देखना एक पॉइंट, कि अगर वियतनाम वॉज अंडर फ्रांस, तो फ्रांस गॉट एक्सेस टू साउथ चाइना सी फॉर ट्रेड। अगर वियतनाम जो है उसके कब्जे में है, तो वियतनाम के आसपास सारा इस्तेमाल कौन करेगा? फ्रांस करेगा। नीचे आना, 1940 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। यहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ आजादी के लिए, जिसका नाम था हो ची मिन। क्या नाम है? और हो ची मिन ने मतलब एक तरह से विद्रोह शुरू कर दिया कि भाई जो है फ्रांस का बहुत हो गया, फ्रांस को भागना चाहिए यहां से। इधर देखो, ग्रीस में भी ऐसा ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ग्रीस में भी लोग चाहते थे कि किसके कंट्रोल से बाहर जाए, ये बताओ, किससे छुटकारा पाना चाहते थे? जर्मनी से। और मदद किससे लिया? यूएसएसआर से, रसिया से। और रसिया जब उसको भगा दिया तो फिर बोला कि हम ही यहीं पे शासन करते हैं, लेकिन ये बोला कि हमसे ऐसा डील हुआ नहीं था। सुन पा रहे हो? यहां पे भी किसके कंट्रोल में है वियतनाम? फ्रांस के। और सर हटाने के लिए कौन सा आदमी आगे आ गया? हो ची मिन। तो ये भी किसी न किसी से तो मदद लेगा, यस और नो? और मदद किस में से? दो ही आदमी से किसी एक से लेगा, या तो रसिया या किससे? यूएसए, क्योंकि वही दोनों पावरफुल हैं। अब जाके उस समय युगांडा से थोड़ी मदद लेगा। आप समझ पा रहे हैं? युगांडा का क्रिकेट टीम है, हरा दिया जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे बड़ा तमतमाया हुआ है कि युगांडा से हार गए अपन, समझ पा रहे? उसके बाद बुरुंडी से मैच हुआ उसका। अरे पढ़ाया वो सब, तो बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ये दोनों मिलकर आकर हरा दे रहा है बड़े बड़े। तो शर्मनाक बात तो वही, पागल हुआ है जिम्बाब्वे कि सर ये आके नया नया हरा दिया। बैट भांज रहा है तो दूसरा उसका बैट भांज रहा है, कैसा ऐसा बैट नहीं पकड़ा हुआ है, बैट ऐसे पकड़ा हुआ है, लग रहा है गधा है। समझ पा रहे? और ये जो है वो भी उसके बावजूद भी हरा दिया। तो सर दिमाग में रखिएगा इस बात को कि ऐसे नहीं रखना है, ठीक है? अब याद रखिएगा, फ्रीडम हो ची मिन ने स्टार्ट किया टू रिमूव फ्रांस, सो ही एस्टैब्लिश्ड हिज बेस इन नॉर्थ वियतनाम। देखो वियतनाम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ और दूसरा कौन? साउथ। तो नॉर्थ वियतनाम में खुद का ही लीड ले लिया कौन? हो ची मिन। आगे आना, एंड इसने भी सपोर्ट लिया, देखो किसका? यूएसएसआर का। किसका मदद लिया? रसिया का। अच्छा, रसिया का मदद क्यों ले रहा है ये? क्योंकि इसको पता है कि अमेरिका चिल्ला उला तो बार बार रहा है, लेकिन ले दे के बाद में जीत कौन जा रहा है? रसिया ही। और दूसरी बात, मैंने बार बार बोला है कि अमेरिका का पॉलिसी हमेशा ऐसा रहा है कि वो सर किसी को पैसा तो देगा लेकिन नौकर की तरह ट्रीट करेगा। अरे देखो, कितना भी कह लो कि अमेरिका में भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी भेदभाव है। वो तो भला हो बराक ओबामा का, भला हो जूनियर एनटीआर का, समझ ना रहे, मार्टिन लूथर किंग, उनकी बात कर रहा हूं। तो सर ये जो है उन लोगों का भला हो कि उन लोगों ने एक ऐसा कांड किया जिस कांड से लोगों को इज्जत मिला था। अब जिस देश का राष्ट्रपति ही ब्लैक अगर हो जाए और जहां पे ब्लैक को मारा जाता हो, वहां तो उसके बाद व्हाइट वाले लोग खतरे में थे, ध्यान समझना। तो ये थोड़ा सा सीन, हालांकि बराक ओबामा बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रेसिडेंट बना, बट फिर भी आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमेशा देखना, जो उजली चमड़ी के लोग हैं ना, जो व्हाइट वाले ब्रिटेन वाले सब, ये चाहते नहीं चाहते हुए भी ये देखना पसंद नहीं करते हैं ब्लैक पीपल को, चाहते नहीं चाहते हुए भी इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। रैशनलिज्म का नेक्स्ट हद है इनके दिमाग में। कितना भी बाहर से दिखाएंगे ना कि ना ना अरे ये मीट उसको, तो ये जो है ना वो अलग लेवल पर उनका होता है कांड। तो सर इधर अगर ऐसा उनके दिमाग में नहीं रहता तो आज तक वो घटना ऐसा घटता नहीं। लेकिन सोचो किसी ब्लैक आदमी को कोई व्हाइट आदमी पैर से दबा के मार दिया हो रोड पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस काले आदमी को मार दिया ठीक है, लेकिन कोई आदमी विरोध तक करने नहीं आया। इसका मतलब क्या दर्शाता है कि सबका मानसिकता वैसा ही है। भाई विरोध करने कोई तो आना चाहिए था, अगर ह्यूमैनिटेरियन कंट्री होता तो कोई नहीं आया। रोड पे बीच सड़क पे एक काला इंसान को एक पुलिस वाला जो व्हाइट है आराम से मार दिया एकदम गले दबा के, और वो भी दिन दहाड़े, ना कोई रात ना कोई कुछ ना कहीं। तो मतलब क्या है? मानसिकता वैसा है। तो सर देखना नहीं चाहता है कौन देखना नहीं चाहता है? व्हाइट पीपल जो है ब्लैकिस को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये सारा कुछ तो वियतनाम भी जानता होगा। तो वियतनाम में मदद किससे लिया? रसिया से। अब आप मुझे बताओ, अमेरिका चुप बैठेगा कि दौड़ के आएगा?
वो कहां से मानेगा भाई, दौड़ेगा और इतना भयंकर दौड़ेगा कि रुकाएगा नहीं किसी से। ऐसा ही कह सकते हैं, फ्रांस का मतलब रूल था, फ्रांस कैपिटलिस्ट है तो उनका कैपिटलिस्ट नहीं 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 नहीं, देखो फ्रांस, हाँ ठीक है चलो तुम बोल रहे कि फ्रांस कैपिटलिस्ट है, तो अमेरिका भी कैपिटलिस्ट, इसलिए कम्युनिस्ट का हेल्प लिया। हाँ तो कम्युनिस्ट का हेल्प लिया। अब देखो ये तुम बोल दोगे कि कम्युनिस्ट का मदद लिया, अब फ्रांस कहीं से भी कम्युनिस्ट, या फ्रांस देखो फ्रांस किसके साथ लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रसिया, उस समय तो रसिया भी इसके साथ था। तो क्या फ्रांस को मालूम नहीं होगा कि इन चारों में से कौन सा दोस्त है? अब आप लोग 4 आदमी साथ लड़ रहे हो, 4 आदमी साथ लड़ रहे हो, तो 4 आदमी एक दूसरे को जानते हो क्योंकि साथ लड़ रहे हो। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वर्ल्ड वॉर 1 में भी आप चारों साथ लड़े, वर्ल्ड वॉर 2 में भी चारों साथ लड़े, तो फ्रांस को भी तो उस बीच में पता चल गया होगा कि अमेरिका मेरे काम का है कि नहीं, रसिया मेरे काम का है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल सबसे फर्स्ट टाइम फ्रांस किसके पास गया था? रसिया के पास। याद करो, जब फ्रांस को जर्मनी ने मारा तो किसके पास गया था? रसिया के पास। तो लॉजिक ध्यान से समझना। अब यहां के वियतनाम के लोग चाहते हैं कि जान हटने का, क्योंकि उनको पता है कि रसिया को यहां के बारे में नब्ज ऑटोमेटिक पता है शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत से भी यहां पे लोग रहा है और फ्रांस को उसके साथ टाई अप रहा है। तो इसलिए रसिया को पकड़ेंगे तो रसिया जानता है फ्रांस के बारे में भी, और वो फ्रांस के बारे में जानता है, तो उसको हटाना मुश्किल होगा। ओवरऑल जैसे ही मदद लिया यूएसएसआर से, ध्यान से समझना, यूएसएसआर मदद करने आएगा, इधर देखो, लेकिन यहां तक नहीं पढ़ना ही वाला अभी यूएसएसआर पहुंचा नहीं है, तले आर्मी कौन भेज दिया? अमेरिका वाला। कह रहे तुम खतरे में हो, वियतनाम खतरे में कह रहे क्यों? क्योंकि रसिया मदद करनी। इधर देखो, ध्यान से समझना, यूएसए ने अपना एक जहाज गल्फ ऑफ टोंकिन में भेज दिया। अभी रुकना यहां पे, इसको आगे पढ़ने से पहले। जब मदद करने आया तो यहां पे 2 चीजें हुई, ध्यान से समझना। मदद करने आया, अच्छा एक पॉइंट आगे चला गया ना, लग रहा है, हाँ ये वाला है। मदद करने जब आएगा तो 2 चीजें होंगी, ध्यान से समझना। 1940 के बाद 1954 में, अच्छा 1954 याद करो क्या बना था? वार्सो। 1949 में क्या बना था? नाटो। 1954 में बना वार्सो, और वार्सो पैक्ट में 2 चीजें हुआ, ध्यान से समझना। उस समय वियतनाम जो है नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो गया। अब नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो गया तो नॉर्थ में एक आदमी है जिसका नाम क्या है? हो ची मिन, और साउथ में कुछ लोग पीपल हैं जो कम्युनिस्ट को पसंद करना नहीं चाहते। साउथ वियतनाम वाले वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट को देखना नहीं चाहते हैं। अभी तक देखना, तो मुझे बात बताओ, अमेरिका वाला नॉर्थ वियतनाम में अपने आदमी को भेजना चाहेगा कि साउथ वियतनाम में? साउथ वियतनाम में। अरे क्या सुन पा रहे हो? क्यों? क्योंकि साउथ वियतनाम में वहां पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वो कम्युनिस्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं। इधर देखो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि साउथ वियतनाम वाले चाहते थे कि वियतनाम बर्बाद हो जाए। जैसे ही अपना इधर एडवाइजर अमेरिका का है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आज भी इसका एजेंसी चल रहा है, जैसे हमारा सीआईडी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा क्या सब, फिर से पूछ रहा हूं, क्या सब अलर्ट हो? प्रमाण दो जो सही सुनो। मान लो अमेरिका ने साउथ वियतनाम में अपना भेजा कि भैया जाओ और उन लोगों से बात करो, और बात करके संगठन बनाओ और वापस नॉर्थ वियतनाम पे अटैक करो। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वियतनाम फिर से क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? कम्युनिस्ट। और रसिया हर जगह झंडे गाड़ रहा है, तो अमेरिका को कहां से पचेगा? इधर देखो, 1954 फ्रेंच डीकोलोनाइज वियतनाम बट डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। रसिया ने प्रेशर खूब बनाया और फाइनली वियतनाम में से फ्रांस भाग भी गया, लेकिन जाते जाते वियतनाम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2। फिर से बोला, क्या वियतनाम शुरुआत में 2 पार्ट में डिवाइडेड था या अकेला था? अकेला था। जैसे ही फ्रांस छोड़ के गया 1954 में, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वियतनाम में कैपिटलिस्ट की कम्युनिस्ट? कैपिटलिस्ट। साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट। यहां तक डन? सुन पा रहे हो? अरे भैया, नॉर्थ में क्या हो गया? कम्युनिस्ट, और साउथ में क्या हो गया? कैपिटलिस्ट। तो सर अगर कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट याद नहीं रहे तो सपोर्ट सिर्फ याद रखिएगा कि नॉर्थ में मदद करने आया कौन? रसिया, और साउथ में मदद करने आया, बस। अगर कोई एक भी याद रहे तभी काम हो जाएगा। फाइनली वियतनाम 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, लेकिन सही था देखना, सबसे पहले हो ची मिन ने ही तो विद्रोह करना शुरू किया, कोई और आदमी था नहीं। इस दुनिया में जब भी कोई पहला विद्रोह करेगा उसका नाम हमेशा ऊपर रहेगा। अब गांधी जी क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि गांधी जी से पहले उतना बड़ा रिवॉल्यूशन कोई किया भी नहीं। क्या सुन पा रहे हो? भगत सिंह क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि उस एज में उस लेवल पे काम कोई किया ही नहीं। तो फाइनली हो ची मिन ने एक बात बोला कि अब हम जीत गए हैं। देखो, जीतने के बाद इंसान 2 तरीके से बदलता है। पहला, जीतने के बाद या तो खूब डाउन टू अर्थ हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, या फिर जीतने के बाद बहुत उग्र हो जाएगा। दोनों फर्क है, ध्यान से समझना। लेकिन साइकोलॉजी ये कहता है कि ज्यादातर आदमी जब सक्सेस हो जाता है तो थोड़ा सा नरम हो जाता है।
वो रिस्पेक्ट करने लगेगा। जब तक वो फेलियर है तब तक हो सकता है कर्म कांड अलग करता हो, लेकिन जैसी सक्सेस मिल, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत खिजिया आ रहा है, लेकिन आपका आईएएस रिजल्ट है, आप आईएएस बन गए। अब जो आप किसी से बात करिएगा ना तो बड़ा महीन ढंग से बात करिएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो सर वियतनाम में होची मिन को सक्सेस मिला था कि फेलियर मिला था? सक्सेस। तो वियतनाम में होची मिन को सक्सेस मिलता, वियतनाम में क्या बोला जानते हैं? कह रहे हम दोनों भाई भाई हैं, नॉर्थ और साउथ वाले, एक वियतनाम बनाएंगे, एक सिर्फ एक होगा, और एक वियतनाम बनाने के लिए हम एक रेल रोड सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम को कनेक्ट कर देगा, और इसका नाम पड़ेगा होची मिन। देखो ध्यान से, होची मिन ट्रेल। तो एक नाम दिया ट्रेल। ट्रेल मतलब कि सर रेल जो है और रोड दोनों साथ साथ बनाएंगे और नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम तक वो रोड और रेलवे जो है कनेक्ट हो जाएगा। सुन पा रहे हैं? देखो कुछ इतिहासकार बोलते तो हैं कि ठीक है होची मिन सोच रहा था ऐसा, लेकिन कुछ का मानना सिंपल ये था कि पूरा नॉर्थ और साउथ को कम्युनिज्म बनाना था, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट यहां भी काम कर रहा है। अरे को समझ में आ रहा है? तो विकास में ही विकास होता है, ये जानते हैं इसका मतलब कि सर लोगों का हम विकास करने के लिए हैं। जितना आप जनता को देखोगे, जितना नेता को देखोगे, हर बात के बाद एक बात बोलेगा, 130 करोड़ की जनता हमारे साथ है। अच्छा, इस सब नेता बोलता है सब पार्टी का कि पूरी जनता साफ है, पूरी जनता ने बता दिया है कि बीजेपी जो है ये किसके तरफ जा रही है, किसके तरफ नहीं जा रही है। जनता का रुझान हमारे तरफ है। फिर बोल देगा एक बात अंतिम में, 130 करोड़ जनता हमारे साथ है। सबके साथ अगर है तो समझ ही नहीं आता अगेंस्ट कहां है। आप समझ पा रहे हैं अगेंस्ट किधर जा रहा है? इधर देखिएगा। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं जानते हैं? लाओस और कंबोडिया। कि क्या पढ़ रहे हैं? वियतनाम। वियतनाम होची मिन देखो क्या प्यार से बोल रहा है कि हम रेल और रोड सिस्टम बनाएंगे जो नॉर्थ से साउथ वियतनाम जाएगा। इसी को बोला गया होची मिन ट्रेल। सुन पा रहे हो? अच्छा, मैं इसी को अगर पढ़ा रहा होता ना आराम से, देखो आईआर में बहुत एनर्जी चाहिए होता है पढ़ाने, ऑनेस्टली बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट का रस होता है। इसको आराम से पढ़ाता ना तो होची मिन ने उसके बाद नॉर्मल रेल बनाया, ऐसा जैसे पढ़ेगा तो उसके बाद जो है कुछ देर बाद सब सो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं। तो इसलिए आप लोग का ना बड़ा जगाना पड़ता है। कुछ लोग पीछे एक दो झपकी ले चुके हैं, यहां तो सब दिखता है ना, तो आगे पीछे सब अपना ये कुछ आगे कुछ पीछे झपकी, कोई इधर झपकी लेके तब बगल वाले उसको उठा रहा है, उठना। अब वो बेचारा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर ये चलता रहेगा, नींद आते रहेगा आपको, फिर भी पढ़ना है। इधर देखो, जैसे ही सो बोला कि इधर क्या हुआ, फ्रांस ने हमको डिवाइड कर दिया, लेकिन हम तो एक हैं, हमारा खून एक है। कौन बोला? होची मिन। इसलिए हम नॉर्थ और साउथ वियतनाम को एक बनाएंगे। सुन पा रहे? भाषण तगड़ा दिया। जैसे भाषण तगड़ा दिया तब तक यूएसए उधर से कह रहा है एकरा चक्कर में मत पड़िएगा, ये तुमको भी कब्जा करेगा। साउथ वियतनाम वाले को चढ़ा दिया उधर से, और कह रहा है क्या, नॉर्थ वियतनाम के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अभी जा देखो, जानबूझकर गल्फ ऑफ टोंकिन, मैप जिनको पढ़ा दिया हूं, गल्फ ऑफ टोंकिन, ध्यान से समझना यार, यूएसए का जहाज हर बार आ जाता है बीच में। गल्फ ऑफ टोंकिन में अपना जहाज खड़ा कर दिया था अमेरिका वाला, और वो अचानक से तूफान, चूंकि गल्फ ऑफ टोंकिन बड़ा वोलाटाइल एरिया है, बड़ा उठा पटक आंधी तूफान चलता रहता है, उसके कारण उसका नाव ऊपर से नीचे डूब गया, पलट गया। तो कह रहा है रसिया ने मारा है। अब आप मुझे बताइए, वर्ल्ड वॉर 1 में भी अटलांटिक ओशन में इसका नाव बीच में आया था, और यहां भी यार एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कुछ बड़ा नहीं होता है, जब हारा हुआ रहता है, जब हार गया है, बुरी तरह से पिटा गया है, तो रगड़ा खोजते रहता है, वो पॉइंट खोजते रहेगा कि वो पॉइंट मिले, क्यों करेगा, वो पूरा थूर थार के बराबर करे। और जो पीटा है वो समझदार हो गया है कि पक्का हमको मारने के लिए प्लान बना रहा है, वो जितना जाल फेंकेगा ये मुकर के चला जाएगा, ये कुछ बोलवे नहीं करेगा, कहे पता है हम पीट दिलवा नहीं करेंगे, कस के मन भर पीट ले बना, मन भर पीटा जानते हैं ना, मन भर पीटने के बाद वो फंसेगा नहीं। इधर अमेरिका चूंकि मन भर पिटा चुका है, इसको बस पॉइंट चाहिए, तो कुछ नहीं था, अपना नावे खड़ा कर दिया बीच में, हुआ रसिया पे अटैक किया। और इधर देखो, रसिया पे अटैक किया, तब तक रसिया को पता नहीं था कि अमेरिका अटैक किया है। लेकिन सर 1964 में एक यूएस नेवल शिप जो बात कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय ड्यू टू लाइटनिंग, बट यूएस सेड दैट टॉर्पीडो ने अटैक किया। देखो टॉर्पीडो होता है जो पानी के अंदर होता है, टॉर्पीडो बड़ा खतरनाक, मैं साइंस टेक में पढ़ाऊंगा जरूर डेफिनेटली। तो उसमें टॉर्पीडो जब पानी के अंदर जाता है और आपको पता तक नहीं चलेगा, साइलेंट टॉर्पीडो भी होता है और बर्बाद करके चला जाएगा आपको। आना नीचे, इट इज डन बाई कम्युनिस्ट। सो यूएस ने अपनी आर्मी भेज दी, लेकिन वियतनाम देखो अब देखो कितना क्विक हो रहा है, यूएस अपना आर्मी भेज दिया। इसको क्या, किस बात का जलन है कि फिर से ये कम्युनिज्म बनेगा, और वियतनाम जो है अगर कम्युनिस्ट बन गया तो हम जाएंगे कहां। तो सर फाइनली आर्मी भेजा, लेकिन इसको पता नहीं था कि वियतनाम जंगली एरिया है,
और जंगली एरिया में का वार जो है अलग होता है। तो वहां पे गुरिल्ला वारफेयर और ये सब होता है। तो वहां के सैनिकों को तो पता था अमेरिका वाला सब जहां है वहां गुरिल्ला वारफेयर क्या लोग, एकदम प्लेन एरिया है, मस्त मस्त एरिया है, मस्त मस्त जगह है, पकड़ के मारता था, किधर से जाता किधर था अमेरिका के आर्मी को पता नहीं चला। लगभग अमेरिका का जितना आर्मी गया उसमें बहुत सारे आर्मी ढेर हो गए। अब सच आप मुझे बताओ, बड़े लोग को और गुस्सा आएगा कि कम आएगा? और गुस्सा आएगा। अमेरिका को इतना गुस्सा आया कि सर इसने बाद में हेलीकॉप्टर के ऊपर से एक केमिकल है एजेंट ऑरेंज ऊपर से गिरा दिया, जिसमें पूरा लोग जिस पे पड़ता था जंगल आदमी पूरा जला देता था एकदम। अब सोच के देखो, अमेरिका बात करता है इंसानियत की, और देखो इंसानियत का क्या वो रूप देखा है, पूरा का पूरा जंगल जला दिया, पूरे लोग जलने लग गए। लेकिन सर अमेरिका में आवाज इतना उठ गया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, जीतने के लिए शर्मसार कर दिया पूरा। अब अमेरिका में भी तो पार्टी होगी जो अपोजिशन पार्टी में होगी, उसने विरोध करना शुरू किया कि सरकार क्या कर रहा है ये। और फाइनली इतना ज्यादा प्रेशर बन गया अमेरिका पे कि इसको वापस वियतनाम से जाना पड़ा ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करके। आप सोचो, जब भी कुछ बात होता है तो अमेरिका का एक स्टेटमेंट आता है, इंसानियत, इंसानियत हेल्प। अभी सर यूक्रेन वाला, फिर अभी गाजा और इजराइल में लड़ा तो इंसानियत हेल्प भेजे हैं हम। ये इंसानियत की बात करता है हरामखोर जो लोगों को जला दिया। वियतनाम में पूरा जितना जलाया कि 1972 में यूएसए पे प्रेशर पड़ने के बाद 1972, ये वही फेज है जब बांग्लादेश कन्वर्ट हो चुका है, और 71 सुन पाए यहां से, और बांग्लादेश के जस्ट बनने के बाद ये वियतनाम का मामला हो रहा है। यानी कि अब फाइनली एक स्टेप अगर आगे आते हैं तो देखो क्या हो रहा है। 1972 में यूएस जो है विथड्रू कर लिया अपना, देख पा रहे हैं? तो यूएसए ने क्या कर लिया, अपने आप को वापस किया और एक पेरिस जो एकॉर्ड है वो साइन किया। उसमें बोला 1973 में होचिमिन ने वार ऑन साउथ, अब होचिमिन क्या फिर से जीत गया, खुश। होचिमिन ने साउथ वियतनाम पे कब्जा किया और फाइनली देखो इधर 1975 वियतनाम यूनिफाइड। तो जो शुरुआत में वियतनाम एक साथ था, अब क्या अकेला है कि अलग है? अभी प्रेजेंट में भी क्या है, एक है। कि नॉर्थ वियतनाम साउथ में अलग है, वियतनाम एक ही है, राजधानी क्या है, हनोई। तो फाइनली होची मिन ने 1975 में वियतनाम को यूनिफाइड कर दिया। अब आप मुझे बताओ अमेरिका यहां भी जीता कि हारा? अब जो आदमी इतनी बार हारा हो वो क्या ही करेगा। इधर देखो, यूएसए हमेशा से यही करता रहा है, हर जगह से जाता है भाग के आ जाता है, जो उसको नुकसान पहुंचाता है उसको दोस्त बना लेता है। इसका टैक्टिक्स है, कितना ना ठीक है। जापान को जैसे मारा, जापान से भी किया, उसी तरह से किया। और अब सोचा क्या कि वियतनाम में दाल नहीं गला तो वियतनाम को भी क्या बना लिया दो। जैसे लड़कों सा नहीं होता है, गांव का लड़का नहीं, शहर का लड़का सा। जब पहले हर जो भी लड़की को पहले देखेगा तो पहले सोचेगा ट्राई मार लेते हैं एक बार, पहले ट्राई मारेगा, उसके बाद देखेगा बात नहीं बना तो सोच कहेगा दोस्त बन जाए, जब दोस्ती में भी बात नहीं बना तो वहीं बना लेगा। ये जो है ये लॉन्डे लोग का एक अपना अलग टैक्टिक्स होता है। तो लॉजिक क्या होता है कि जब इस तरीके से वियतनाम और यूएसए का बात करते हैं तो यूएसए भी काम यही करता है। यूएसए क्या करता है, पहले उसको मारने का कोशिश करेगा कि दबा दे पहले, जब नहीं दबा हो तो फिर क्या करेगा, दोस्त बन जाते हैं। और जब दोस्त नहीं बनेगा तो उसके बाद कहेगा बस कोई बात नहीं, अलायंस करते हैं, तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बदले में मार्केट देना तो नहीं देना। तो सर यूएसए ऐसे ही देखो, यूएसए का चेला भी ऐसा ही है। कौन है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो ऑफिसर लोग हैं, ये सर पता नहीं इतना मेडल काहे लगाता है हरामखोर। आज ले पाकिस्तान एक वार छोड़ो, एक लड़ाई नहीं जीता है, और उसका सैनिक सबको जाकर गूगल पे सर्च करके देखना, 20-20 को मेडल यहां से यहां तक। अच्छा उसको शर्म ही नहीं आता है कि भाई यहां तक एक भी जीते नहीं, मेडल काहे के लगा रखे। इंडिया का समझ आता है, जहां मेरा वहां थूड़ा है कस के, तो हर बार थूड़ने के बाद 6 मेडल लगा लिया। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में आज तक एक भी लड़ाई जीता नहीं है, और इतना मेडल क्यों? इसलिए याद रखिएगा, जो कमजोर लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो डरे हुए हैं, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्या है, वो पता है वार जीते नहीं है, पूरे दुनिया को दिखाने के लिए अगर नहीं मेडल लगाएंगे तो कौन इज्जत करेगा। वैसे मेडल लगाने के बाद उसका कौन इज्जत नहीं करेगा, जिसका नियत ही इतना गंदा हो उसका कहीं कौन इज्जत करे। इधर देखो, पूरा का पूरा पढ़ा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। फाइनली वियतनाम सबसे पहले अकेले एक साथ मतलब था, यूनिफाइड था, अभी भी यूनिफाइड है कि अलग हो गया, यूनिफाइड है। और अब अमेरिका अच्छा दोस्त बताता है वियतनाम को। बीच में वियतनाम का स्टोरी आया था, वियतनाम न्यूज में था, उस समय भी अमेरिका ने वियतनाम को बोला था कि हम आपका बिल्कुल मदद करेंगे, चिंता नहीं करना है। तो अमेरिका किस मूवमेंट पे आ गया है, पहले क्या चाहा था, दबा दे, जब नहीं दबा तो उसके बाद फिर दोस्ती का ऑफर दिया, जब उसमें भी नहीं हुआ तब कह रहा अब हम ह्यूमैनिटेरियन मदद करेंगे, और वियतनाम हमारे लोग हैं, हम एक जैसे लोग हैं, हमारे एक खून है, बिल्कुल मदद करेंगे। ये बात इनको पहले समझ में नहीं आता है।
तो ओवरऑल 1964 गल्फ ऑफ टोंकिन में कांड हुआ, अटैक हुआ। 1975 में फाइनली वियतनाम यूनिफाइड हो गया क्योंकि अमेरिका को वापस छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि केमिकल गिरा दिया। आप सोच के देखो, जिंदा आदमी को जला देना, मतलब समझ पा रहे हैं आप किस लेवल का घटना है ये। उसको पता नहीं 1 मिनट आदमी सोचता है कि नहीं सोचता है, जिंदा आदमी को जला दिया। और ऑर्डर जो देने वाला होगा वो कैसा कितना अमानवीय इंसान होगा। इधर देखना, फाइनली 1991 तक वियतनाम वाज कम्युनिस्ट, लेकिन 1991 के बाद वियतनाम बिकम कैपिटलिस्ट। ये पंगा चेंज हो गया। पंगा क्यों चेंज हो गया? क्योंकि सर जो यूएसएसआर है 1991 में, याद करो, अरे 1991 में रसिया क्या हुआ? टूट गया। वो टाइमलाइन जो पहले पढ़ाया था सेम यहां ऑब्जर्व करते रहो, पूरा रिपीट होता जाएगा। क्या सुन पा रहे हो? तो 1991 में रसिया टूटा तो वियतनाम सोचा क्या, रसिया तो चला गया, अब बचा है कौन? अमेरिका। भाई जीवन तो चलाना है, तो पर इसीलिए उसने बहुत सारे ऐसे डील किए जो यूएसए के, मतलब वो नहीं भी चाहता था तभी करता। देखो आदमी जब मजबूर होता है तो कभी कभी गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। तो सर उसी तरह से गधा को जो है बाप बनाया है ये। तो लॉजिक क्या है कि वियतनाम कैपिटलिस्ट हो गया, लेकिन 1991 के बाद अगर अभी का प्रेजेंट का सिनेरियो बात करें तो फिर से रसिया डोमिनेट करने लगा। इधर देखो, रसिया सोचा कि यूएसए जो है ना, इधर ध्यान से समझना, ये बड़ा हरामखोर आदमी है। तो ये जो है देखने में स्वामी टाइप और अंदर से हरामी टाइप तो ये जो है ध्यान से समझना, रसिया सोचा कि अमेरिका को कुछ ऐसे चीजों में फंसाते हैं जिसमें फंसा रहे, तो उसका डेटा ही चोरी कर लिया। वो इतना सीक्रेट डेटा चोरी किया। और आप जाकर सर्च करना, आज ही होमवर्क है, स्नोडेन का नाम मैंने बहुत बार बोला है आप लोग को, ये सब चीजें सर्च करोगे मजा आएगा। स्नोडेन का नाम सर्च करना, ठीक है, और जाकर आराम से उसके बारे में थोड़ा पढ़ना। मैं बताऊंगा इसके बारे में नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, बस इतना हिंट दूंगा कि स्नोडेन जो है एक डिप्लोमेट है, एक राजदूत है जो अमेरिका में है, और अमेरिका का इतना खुफिया डेटा चुराया है और डेटा चुरा कर भागा है कि सर स्नोडेन को ढूंढा जा रहा है। और मैंने बोला राजदूत के पास स्पेशल इम्यूनिटी पावर होता है। अगर राजदूत को कुछ भी हस्तक्षेप हुआ मतलब वो देश पे वार हुआ, और अगर एम्बेसी पे कोई अटैक किया मतलब उसके देश के सोवरेनिटी पे अटैक किया, वार हो जाएगा बिल्कुल, मतलब 110% वार होना तय है। क्या सुन पा रहे हैं? तो इसलिए उस हिसाब से कांड किया जाएगा ताकि मामला जो है आसान बने। अब थोड़ा समझना ध्यान से कि यूएसए इज द ओनली सुपर पावर। यहां से 1991 डिसइंटीग्रेट इनटू 15 कंट्रीज। तो किसमें कितने कंट्री में डिवाइड हो गया? 15 देश में। तो 15 देशों में डिवाइड हो गया, यानी कि रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, केकेटीटीयू, कजाकिस्तान, ये जो बताया उनके बारे में, ठीक है। अब उसके बाद यूएसए इज द ओनली सुपर पावर, सो वर्ल्ड फ्रॉम बाइपोलर इट बिकम्स यूनिपोलर एंड यूएस बिकम द सोली सुपर पावर। एंड नाउ वर्ल्ड बताना, अभी यूनिपोलर है कि बाइपोलर? अभी प्रेजेंट में मल्टीपोलर है, लेकिन जब यहां पे रसिया टूट गया तो वर्ल्ड क्या हो गया? यूनिपोलर हो गया, यानी कि बाइपोलर से किसमें कन्वर्ट हो गया? यूनिपोलर। अब फाइनली नीचे आएंगे तो सर दो चीज होंगी, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल बैटल शुरू हुआ, सम टाइम कोल्ड वॉर बिकम हॉट वॉर। अरे कोल्ड वॉर क्या हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ? हुआ, वियतनाम में हुआ ना, वियतनाम में वहां पर लड़ाई लड़ना पड़ा, तो कोल्ड वॉर बिकम्स हॉट वॉर। लाइक वियतनाम मिडिल ईस्ट में भी क्लैश होगा 1956 में सुएज कैनाल के लिए। आगे 1967 में इजराइल और अरब का वार हुआ, वहां पे भी कोल्ड वार बिकम्स हॉट वार। फिर कोरियन वार क्राइसिस में हुआ, उसके बाद क्यूबा में लड़ाई हुआ, और क्यूबा के बाद अफगानिस्तान। क्यूबा में लड़ाई इसलिए हुआ क्योंकि सर रसिया ने गेम खेला, रसिया बोला कि हमारा घर तोड़ा था तो हम भी जो है तेरा घर तोड़ेगा, तो क्यूबा में काम हुआ। लेकिन ध्यान से समझना, उससे पहले वो कर चुका था। इंडिया स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड वार बट हैव वार और कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया कोल्ड वार से भैया दूर दूर रहा, बहुत दूर, किसी के तरफ नहीं गया, इसीलिए हम बचे रहे। हम किसी भी एक तरफ से जाते हैं ना तो याद रखिएगा हमारा सत्यानाश हो जाता। इसीलिए उन देश के लीडर को बहुत धन्य और हमेशा धन्यवाद दीजिएगा जो उस समय के लीडर जो भी थे उन्होंने बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लिया। उसके लिए विल पावर चाहिए, नॉलेज चाहिए, और भीमराव अम्बेडकर टाइप आदमी चाहिए जो मत समझ रहे हैं, जो 21 साल में 21 घंटा 22 घंटा और 18-20-21 साल में इतना सारा डिग्री ले लिया हो कि उतना किसी के पास नॉलेज नहीं हो। उस टाइप का आदमी जो था, इसलिए सर हम सेफ रहे। नहीं तो अगर हमारा भी रहता ना हवाबाज पाकिस्तान टाइप मामला, अपन बर्बाद हो गए रहते हैं। जो नॉलेज कम लेता है बोलता ज्यादा है। इसलिए उस समय के लीडर को सच में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप सोचो ना, आपके द्वार पे लड़ाई हो रहा है, चाइना कम्युनिस्ट हो चुका है, नीचे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में लड़ाई चल रहा है और हम सुरक्षित हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है, हम पे भी दबाव आ रहा है लेकिन हम नहीं कुछ कर रहे हैं।
क्या सुन पा रहे हो? तो फाइनली इंडिया स्टे फ्रॉम दिस, लेकिन इंडिया वार से तो नहीं बच पाया। क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि हरामखोर हमने एक नया दुश्मन पाला है, कौन? पाकिस्तान। जैसी देखो पाकिस्तान का देखो नियत देखो, 1947 में डिवाइड हुआ, ये नहीं कि खाना वाना बनाइए, मेहनत कीजिए, हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करिए, ये कह रहा है पहले कश्मीर चाहिए। 1947 में ये अपना सैनिक को खुफिया बना बना के दूसरे नाम से कश्मीर पे अटैक करवा दिया। अरे भाई लाइफ में मौका मिला है, आईएएस वोएस बन जाओ, फेवरेट आराम से कुछ पढ़ लो, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कांड क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि हम अपना खाना पीना बाद में देखेंगे, पहले इंडिया को बर्बाद करो। 1947 में मारा, हम मारे। उसके बाद फिर सर 1965 में और मारे, 1971 में इतना मारे कि अलग कर दिए, फिर 1998 उस समय के करीब आया, फिर पीटे। तो सर ये बाज नहीं आता है, इसका नाम ही हो गया होना चाहिए डैश खोर, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इसका जो काम है वही करता रहेगा। सो फाइनली ध्यान समझना, यहां तक हमारा क्लास होता है। कल हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला कवर अप करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़े, अभी जाना कोई नहीं, अभी एक ही बार में कोई नहीं जाएगा। इसके बाद एक और चीज होगा, क्लास होगा, तब जाइएगा, समझ में आ रहा है। अभी टाइम अपने पास है, सफिशिएंट है। तो फिर से बोल रहा हूं, दो चीजें ध्यान से समझ लीजिए, कॉपी निकालिए एक बार और उसको समझिएगा। ये तो है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए पास्ट कितना जरूरी है और सारी चीजें कितना जरूरी है वो देख लेंगे। तो जरा देखिएगा, अगर हम ओवरऑल अभी जो पढ़ाए आज बस पढ़ाए हैं उसको हम एक बार रिवाइज आपको करवाएं फाइनली, तो हमारा सफर टाइमलाइन से शुरू होते होते आगे तक बढ़ चुका है। हम कोल्ड वॉर में आज आगे बढ़े हैं और कोल्ड वॉर में आगे बढ़ने के बाद फिर से बोल रहा हूं, सुन लो एराटो, सुन लो। चाइना में सबसे पहला डायनेस्टी कौन सा था? मिंग। फिर कौन आया? किंग। किंग के बाद दो पार्टी, केएमटी, सीपीसी। केएमटी वाज सपोर्टेड बाय यूएसए एंड सीपीसी वाज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद फाइनली कौन जीतेगा? सीपीसी। तो कम्युनिस्ट बन गया, सुन पा रहे हैं? कम्युनिस्ट बना, फिर आगे बात यहां से बढ़ेगा। तो सर दो चीजें होंगी, वियतनाम का स्टोरी, वियतनाम के स्टोरी में भी जीतेगा कौन? रसिया। लेकिन वियतनाम पहले यूनिफाइड था, होचिमिन वहां के मेन लीडर थे। होचिमिन से बात कन्वर्ट होते हुए आगे बढ़ा तो सर वियतनाम जब है फ्रांस को भगा दिया रसिया के सपोर्ट से, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ वियतनाम में कौन लीडर था? होचिमिन। बाद में फिर फाइनली ये दोनों को मिलाया और 1975 में यूनिफाई करके एक मेगा वियतनाम बना लिया। यहां तक क्लियर है? वियतनाम फाइनली अभी भी यूनिफाइड है, अभी थोड़ा वहां पे यूएसए का अप्रोच ज्यादा दिखता है, बट फिर भी हमें बोलेंगे कि कोल्ड वॉर के समय सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? रसिया। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। तो चूंकि 1991 में रसिया का टूटना और रसिया के टूटने के बाद वर्ल्ड जो है बाइपोलर से किसमें कन्वर्ट हो गया? यूनिपोलर में। और यहां से सर मामला जो है अलग चला गया। तो कोल्ड वॉर का पूरा पार्ट खत्म होता है यहां पे। इसके आगे वाला पार्ट अलग लेवल पे पढ़ाई होगा, ठीक है? कल जो है फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है, तो हम सोच रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को या तो पढ़ा लेंगे या फिर अफगानिस्तान स्टार्ट करेंगे। अभी आपसे निवेदन ये है कि जो नोट्स अभी दिया हूं, इस पूरे नोट्स को दो पांच पेज है, उसको थोड़ा रीड अच्छे से करके एक बार मेन पॉइंट भाई एक पेज पढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वाला बोल रहा हूं, सिर्फ ये वाला, इसको जरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है मिस हो गए हो, इंपॉर्टेंट हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा हो सकता है, तो पूरा पढ़िएगा। फिर पढ़ने के बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।